नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए हम क्विजेस की वीडियो सीरीज जो देख रहे थे उसको कंटिन्यू कर लेंगे अगले वीडियो के साथ, ठीक है। आपके शायद एडमिट कार्ड भी अब जारी हो चुके हैं तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, तो ऐसे में अपना जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें इस आखिरी मोमेंट पे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान था, ठीक है। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं इनको जो है सम्मिलित करते हुए, तो भारत में ये लास्ट टाइम हुआ था कब? 2010 में, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी वाला। अगला हमारे पास है कि दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो डे टू डे लाइफ में हम मिल्क कंज्यूम करते हैं, अगर उसमें देखेंगे तो मेजरली हमारे पास विटामिन ए, बी और डी जो है ये पाए जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जो हमारा एक इनिशिएटिव नहीं चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, है ना, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कई सारे इनिशिएटिव हो रहे हैं, ठीक। तो उसी में से पूछा जा रहा है कि किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता, जिसका कि नाम है वंदे भारत नृत्य उत्सव, ठीक है, इसको शुरू किया है, ठीक। तो डांस का एक जो है इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला देखिए कि SLR अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए RBI के द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है। तो हमें SLR का फुल फॉर्म बताना है, ठीक। तो जैसे कि आपने ये मनी मार्केट के जो टूल्स हैं उसको पढ़ा होगा, जैसे CRR होता है, ठीक, SLR, तो इन्फ्लेशन वगैरह की कंडीशंस और बैंक्स के द्वारा पैसे को जो है ज़्यादा मिसयूज ना कर पाने के एक तरीके से कह लीजिए कंट्रोल के रूप में RBI के द्वारा ये टूल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक। तो वहीं पे अगर ये SLR की हम बात करेंगे तो ये होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक। तो ये एक जो है टूल है, RBI के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है, ठीक। तो यहाँ से बी ऑप्शन को चुनेंगे। नवंबर 2021 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने SPV, ठीक है, जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक हमारा कह लीजिए टर्म यूज होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक कह लीजिए हमारे बॉडी की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो इसको मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा नवंबर 2021 में, जिसका पर्पस क्या है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण है, तो उसके जो कह लीजिए टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है उसका निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन करेगा, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी जो दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, ठीक है, ये जो है यहाँ के लिए इस SPV को गठित किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। ये ध्यान रखिएगा कब किया गया? नवंबर 2021 में, और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। निम्नलिखित में से किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे कथक का डांस आपने पढ़ा होगा कि ये जैसे लखनऊ घराना जो है ये काफ़ी फेमस है, तो इसी घराने से संबंधित हैं कौन? बिरजू महाराज जी, ठीक है। तो ये किसके जो है वंशज माने जाते हैं? जो कथक के पहले कह लीजिए टीचर हुए, है ना, भारतवर्ष में, जिनका नाम था ईश्वरी प्रसाद, ठीक। तो उन्हीं के ये डिसेंडेंट हैं बिरजू महाराज जी। तो इनके बारे में पूछा जाता है कि ये किस डांस फॉर्म के जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो ये कथक, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कि हिमाचल, जो कि हिमालय की एक श्रेणी है, तो इसे किस अन्य नाम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो हमारी हिमालयन रेंजेस हैं, तो जो ये आप हिमाचल प्रदेश वाला रीजन देखते हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है मेजरली, ठीक है। तो जो हमारा लेसर रेंज यानी कि लघु हिमालय वाला क्षेत्र है, ये उस पे स्थित है, तो हिमाचल को ही लघु हिमालय कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय अभिनेत्रियों में से किसकी आत्मकथा का नाम जो है अनफिनिश्ड है, ठीक। तो अभी लास्ट ईयर यहाँ पे अनफिनिश्ड नाम से एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है प्रियंका चोपड़ा ने, ऑप्शन बी।
भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? ठीक है, तो यूपीएससी के बारे में जो आप पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारा जो पार्ट 14 है, ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ से सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप अनुच्छेद 315 से लेके 323 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे जो फंक्शंस और प्रोविजंस पावर्स हैं ये सब ये हमारे कमीशन के बारे में दिया हुआ है। चलिए अगला देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए बात हो रही है किसकी, फूड चेन की। ठीक, तो इकोलॉजी में आप फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं तो पहला स्टेटमेंट है कि खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक घटक पोषी स्तर बनाता है। ठीक है, मतलब कि जितने भी कंपोनेंट्स हमारे किसी फूड चेन में होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, फूड लेवल, सॉरी ये ट्रॉफिक लेवल का। ठीक है, जो पोषी स्तर बोलते हैं। ठीक है, तो वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ऐसे। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। ठीक, तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा है विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर संबंध को खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है, यानी कि फूड वेब के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर है कि ऊर्जा प्रवाह को समझने के लिए पोषण संबंधों से बनी श्रृंखलाओं का उपयोग किया जाता है, तो ये वाला भी ठीक है कि न्यूट्रिशनल रिलेशन जो है उनको यूज किया जाता है एनर्जी फ्लो के रूप में कि वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जो है कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है। ठीक, तो ये तीनों ही सही है, चौथा ही गलत होगा क्योंकि इसमें लिखा है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर तक बढ़ता है। मतलब कि जो है जो एनर्जी लेवल है लोअर ट्रॉफिक लेवल से जब हायर की ओर हम बढ़ेंगे ऊपर की ओर तो लिखा जा रहा है कि वो बढ़ता है, परंतु ऐसा नहीं है, एनर्जी फ्लो जो है हमारा ये घटता है। ठीक, तो एक प्रश्न ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने में कितने प्रतिशत जो है ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक, तो ये आप हमको कॉमेंट करके बताइए फटाफट। ठीक, कितने प्रतिशत का जो है हानि होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाने में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है। ठीक है, तो ये पुस्तक है सानिया मिर्जा की जो टेनिस प्लेयर है। अगला देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का दिन कौन सा है और इसका उद्देश्य हर साल दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। ठीक, तो देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्टैब्लिशमेंट ही हुई थी हमारी जो है 7 अप्रैल 1948 को। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला। ठीक, अब इसमें एक चीज और इंक्लूडेड है क्योंकि इसी बेसिकली इस 7 अप्रैल का जो डे है, ठीक है, तो इसका क्या महत्व है कि हर साल दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना है, तो इसी उद्देश्य के साथ 7 अप्रैल जो है उसको वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए गंभीर आयोडीन की कमी का एक दृश्य संकेत कौन सा है, यानी कि सीवियर आयोडीन डिफिशियंसी अगर आपके बॉडी में है तो आयोडीन की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, गोइटर होता है, यानी कि घेंघा रोग हो जाता है। तो घेंघा रोग के लक्षण में क्या होता है कि जो आपका गर्दन है यानी कि नेक है उसमें स्वेलिंग है ना, ऐसा गर्दन आपको खूब सूज जाएगा जब आपको आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होने लगता है। ठीक, तो ये सबसे विजिबल हमारा ये है साइन है किसका, आयोडीन की डेफिशिएंसी का, तो बी ऑप्शन को चुन लेंगे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए जब आप मेडिवल हिस्ट्री में अकबर के बारे में पढ़ते होंगे तो आप तानसेन के बारे में जैसे वहां पढ़ते हैं ना कि एक प्रसिद्ध गायक रहे। ठीक, तो 20वीं सदी के तानसेन के रूप में यहाँ पे जाना जाता है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को। ठीक, ये कौन थे, तो ये जो है हमारा पटियाला घराना जो है तो उससे संबंधित एक क्लासिकल वोकलिस्ट थे, काफी फेमस सिंगर रहे हैं। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए 20वीं सदी के तानसेन कौन है तो वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। दिसंबर 2021 में निम्न में से किसने दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया, जिसमें कलाकारों के एक समूह के द्वारा बनाए गए देश भर के प्रमुख स्मारकों की प्रतिकृतियां हैं। ठीक है, यानी कि उसमें देखेंगे तो कई सारे रेप्लिकाज हैं जो मेजर मॉन्यूमेंट्स हैं भारतवर्ष में टोटल। तो ये पार्क हमारा जो भारत दर्शन पार्क है इसको इनॉग्रेट किया था ये होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी जो है भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है। ठीक, तो यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी जो है ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा।
अगला देखिए कि लेमन जूस कंटेन्स व्हाट व्हेन मिक्स्ड विद बेकिंग सोडा रिएक्ट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम साइट्रेट कॉजिंग द लिक्विड टू फिज एंड बबल। ठीक है, तो कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि जब बेकिंग सोडा के साथ मान लीजिए आप लेमन जूस को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो जो लिक्विड हमारा बेकिंग सोडा के साथ मिल करके ये बना, तो उसमें क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम साइट्रेट। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब आप नींबू का रस उसमें डालेंगे तो जो लिक्विड बनेगा उसमें ऐसे बबल आने लगते हैं ना, देखते होंगे आप। तो ये किस घटना के कारण होता है, क्योंकि इसमें हमारा सिट्रिक एसिड होता है ना लेमन में। तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड जब बेकिंग सोडा के साथ मिलता है तो ये क्रिया होती है। तो वही पूछा जा रहा था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निचले हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर हिमाचल के बारे में देखा था। तो जैसे हमारी जो ये हिमालय की रेंजेस हैं, ठीक है, तो जैसे मिडिल हिमालय, फिर है ना लेसर हिमालय, फिर उसके बाद जो शिवालिक रेंज है, तो ये लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो हमारी ये वैलीज हैं, ठीक है, यहाँ पे जो घाटियां और यहाँ पे जो भी ह्यूमन सेटलमेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये उत्तराखंड में आप देहरादून है ना, ये देखते हैं, तो ये सब क्या है, ये किसके बीच में स्थित है, शिवालिक और लेसर हिमालयन के बीच के ये सब सेटलमेंट्स हैं, तो इसको दून बोला जाता है। अगला देखिए कि ललित कला अकेडमी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1954 में। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ऋत का मतलब होता है नेचुरल लॉ। जब आप हम वैदिक टाइम्स के जो हिस्ट्री है अगर वो पढ़ेंगे, है ना, ऋग्वेद वगैरह के जो टाइम पीरियड पे, तो वहां पे जो नेचुरल लॉज होते थे जिनको कि लोगों के द्वारा फॉलो किया जाना होता था, तो उसको ऋत नाम से जो है संदर्भित किया जाता था। एक मंत्री जो लगातार कितने महीने की किसी भी अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे अभी 2019 में लोकसभा इलेक्शंस हुए केंद्र सरकार के। ठीक है, तो उसमें विदेश मंत्री जो बनाए गए, कौन बनाए गए, एस जयशंकर, जो कि पूर्व में क्या थे, ये विदेश सचिव थे। ठीक, तो अब चूंकि वो उन्होंने इलेक्शन जो है कहीं से कॉन्टेस्ट नहीं किया था, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को 6 महीने के लिए लगातार, ठीक है, मंत्री पद दिया जा सकता है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि इस लगातार 6 महीने तक वो किसी भी हाउस का अगर सदस्य नहीं है तो तब तक तो मंत्री रहेगा। अगर उस 6 महीने के भीतर वो लोकसभा या राज्यसभा, अगर हम संसद की बात करें, तो इसमें से अगर किसी भी हाउस की मेंबरशिप उसको नहीं मिलती है, या तो वो लोकसभा के लिए कहीं से इलेक्शन लड़ ले, है ना, या राज्यसभा के लिए लड़ ले, या फिर उसको नॉमिनेट कर दिया जाए प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो अगर किसी भी हाउस की मेंबरशिप उसको नहीं मिलती है तो उसका मंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, लगातार 6 महीने। अगला देखिए कि एक संतुलित आहार एक को छोड़कर निम्नलिखित सभी पहलुओं का ध्यान रखता है, तो उस एक पहलू को हमको पहचानना है। ठीक है, तो यानी कि एक बैलेंस्ड डाइट जो हमको कहा जाता है ना कि हमको एक बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, तो उसमें क्या क्या शामिल होता है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन बी के साथ। ठीक, इसमें लिखा है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हैं, यानी कि एक बैलेंस्ड डाइट में क्या होता है कि जैसे आपके पास सब्जियां होंगी, है ना, सलाद होगा उसमें, ठीक है, कुछ जैसे ड्रिंक्स में होगा छाछ वगैरह, दही हो जाएगा, है ना, फिर दालें वगैरह हो जाएंगी। तो क्या है, ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल कर रहा है, यानी कि एक संतुलित आहार में ये वस्तुएं होती हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि पोषक तत्वों को सही अनुपातों में शामिल करता है, यानी कि जैसे आपको कितनी अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, है ना, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना शुगर, कितना फैट, है ना, तो ये सब चीजें एक बैलेंस डाइट में इंक्लूड होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये कथन भी ठीक है। तीसरा है कि मीट्स द आरडीए ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सभी पोषक तत्वों के लिए आरडीए को पूरा करता है, यानी कि इस बैलेंस डाइट में जो हमारे सभी पोषक तत्व हैं शामिल हैं, जैसे ये प्रोटीन विटामिन हमने देखे थे, तो यहाँ पे आरडीए से मतलब होता है, इसको बोलते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, यानी कि आपके उस डाइट में कितनी जो है इन चीज़ों की पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है, तो वो बैलेंस डाइट उन सभी चीज़ों को पूरा करता है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ठीक है, मीट्स द आइडिया ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स की किस न्यूट्रिएंट की कितनी आरडीए हमें चाहिए वो शामिल होती है। अब ऑप्शन ए में लिखा है कि स्वस्थ दिमाग को बढ़ावा देता है, तो ये गलत है। आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो ब्रेन है ना, माइंड है, वो हेल्दी डेवलप होगा। बैलेंस डाइट इंक्लूड करता है मतलब पूरे शरीर को, ठीक है, एक शरीर का जो हेल्दी डेवलपमेंट करता है वो उसमें शामिल होता है, परंतु जरूरी नहीं है कि जो एक इंसान हेल्दी डाइट ले रहा होगा उसका ब्रेन भी उस हिसाब से डेवलप करेगा। ब्रेन डेवलप करने के लिए आपको जो है और तमाम तरीके की जो ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं या ब्रेन एक्सरसाइजेज हैं उन सबको करना आवश्यक होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो हमारा है इसमें सूटेबल नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको चुन लेंगे।
अगला देखिए, भारत के किस राज्य ने जून 2021 में कोविड से अनाथ हुए बच्चों की, या कह लीजिए ऑब्वियस सी बात है बच्चे ही यहाँ पे अनाथ होंगे, तो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए आशीर्वाद, है ना, इसको इंग्लिश में देखिए आशीर्वाद पढ़ते हैं बेसिकली, तो उड़ीसा में ये स्कीम शुरू की गई थी। अब चूंकि ये इतना पुराना क्वेश्चन आप कहेंगे क्यों पूछा जा रहा है, तो आपका एग्जाम चूंकि काफ़ी डिले हो गया, इवन ऑलमोस्ट 1 साल के बाद दोबारा री एग्जाम हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे स्कोप उनके पास बहुत सारा है पूछने का, तो इसलिए यहाँ पे हमने इतना पीछे का कवर किया है। तो ध्यान रखिएगा, आशीर्वाद स्कीम जो है उड़ीसा में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2020 के लिए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वरिष्ठ नागरिक यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं 60 साल और उससे ऊपर के लोग, इनके खिलाफ कुल अपराध की घटनाओं में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, ठीक है। तो जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स के ऊपर देखेंगे कि क्राइम के इंसिडेंसेस हैं, वो सबसे ज़्यादा जो स्टेट इसमें नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड हैं वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। यानी कि महाराष्ट्र में जो है सीनियर सिटीजन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यातव्य है, इसको ध्यान रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये एक फेमस प्लेयर थे किसके, शहनाई के। संगीत नाटक अकादमी जो है, तो ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिलता है, तो निम्न में से इसको किस वर्ष में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो ये दिया जा रहा है 1952 से। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर्स में जितने भी हमारे पास अवेलेबल है, अगर देखेंगे तो जो उपनिषद हमारे पास हैं, मोक्ष की पहली चर्चा जो है वो वहां पे मिलती है, ठीक है, कि मृत्यु के बाद आपको मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं, वो उपनिषद से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। तो जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद भी पूछा जाता है कौन सा है, तो वो ऋग्वेद ही है, सबसे पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो सामवेद की रचना हुई है, तो ये ज्यादातर उसके संकलन जो है कंपाइलेशन वो ऋग्वेद के ऊपर ही आधारित है, ठीक। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैन साहित्य के संबंध में अगर हम देखें तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है निम्न में से किस भाषा में लिखे गए हैं, तो यहाँ पे देखिए जो जैन लिटरेचर है, ये अर्ली जैन लिटरेचर्स लिखे गए थे अर्धमागधी में, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। ये प्राकृत वगैरह बहुत सारे लोगों ने चुना है, परंतु यहाँ पे अर्धमागधी जो है ये करेक्ट आंसर है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, ठीक है। तो देखिए जब हम बुद्धिज्म के डिक्लाइन के बारे में पढ़ते हैं, जब आप बुद्धिज्म के बारे में आपने पढ़ा होगा अगर, तो एक रीजन हम ये भी मानते हैं कि बुद्धिज्म के जो है डिक्लाइन और फॉल होने का कारण ये भी रहा कि गौतम बुद्ध को अंत में जो है एक देवता का स्थान दिया मतलब माना जाने लगा उनको ऐसे देवता के रूप में, ठीक है। तो इसको भी कई बार ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स इन द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक। तो गौतम बुद्ध को जब उनके जो जितने भी डिसाइपल्स रहे आगे की लोग फॉलो करने वाले, तो यहाँ पे कनिष्क के टाइम पीरियड में उनको जो है देवता का स्थान दे दिया गया था, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन सा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे अंतिम तो आपको बताएंगे कि गौतम बुद्ध के जो है द्वारा दीक्षित यानी कि उसको दीक्षा देने वाला जो ये अंतिम पुरुष था, इसका नाम था सुबुद्ध, है ना। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहला व्यक्ति कौन था जो जिसको कि गौतम बुद्ध ने दीक्षा दी थी, तो उसका नाम आप जरा कमेंट करके बताइए हमको। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैदिक लिटरेचर के बारे में अगर हम वैदिक टाइम्स के बारे में देखें, तो एंशिएंट सोसाइटी के टाइम पे कुल, वंश और गोत्र, है ना, ये किसी व्यक्ति के जो है कह लीजिए उसके परिचय के संबंध में यूज किया जाता था, ठीक है, कि कोई व्यक्ति जो है किस कुल से संबंधित है ना, किस वंश से है या किस गोत्र से है, ठीक है। जो जाति और वर्ण व्यवस्था है उसके संबंध में देखते हैं, ठीक है। परंतु जो कोश है, कोश वर्ड का संबंध होता था हमारा बेसिकली इसको समझते थे एनर्जेटिक लेयर्स ऑफ बॉडी, है ना, शरीर के ऐसे ऊर्जावान जो लेयर हैं, ठीक है। तो इसको मेजरली जो है 5 लेयर के रूप में जाना जाता था, यानी कि इसको एज अ आवरण भी कई बार बोला जाता था। तो इतना बस ध्यान रखिएगा कि ये इन तीनों से अलग है कोश। अगला देखिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित निम्न में से किसके संकेतक हैं, ठीक है। तो संकेतक कह लीजिए इंडिकेटर्स, या फिर इसको बेसिकली सेक्शन के रूप में जाना जाता था। जो हमारे पुराण हैं, ठीक है, तो पुराणों के ये सेक्शंस हैं, ठीक है, जो कि मेजरली 5 भागों में कह लीजिए डिवाइडेड है,
ठीक। तो इसमें बेसिकली होता क्या था कि जो ईच सेक्शन है, जैसे मान लीजिए सर्ग है ना, तो ये किसी जो है पर्टिकुलर मैटर पे फोकस करता था। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसकी बात करें, सर्ग की बात करें, तो सर्ग में पुराणों के अंदर अगर सर्ग वाला भाग देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जो यूनिवर्स है उसका क्रिएशन जो है कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक। फिर प्रति सर्ग में अगर हम देखेंगे तो उसमें है कि एक नए यूनिवर्स के क्रिएशन और पुराने को डिस्ट्रक्ट करने की बात की जाती है। ठीक है। तो जो हमारे पुराणों में इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उसी के सेक्शंस के रूप में हम ये जो यहाँ पे पांचों टर्म है इनको यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही वर्णन करता है। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा जो है वो की जाती थी। ठीक। तो ऑप्शन सिर्फ बी हमारा करेक्ट होगा, बाकी के ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला है कि दधेरी कहाँ का एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। ठीक है। तो हड़प्पन साइट्स के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो जैसे हमारे हरियाणा में भी कई सारी साइट्स हैं, तो उसी हिसाब से दधेरी जो है एक ये स्थल है पंजाब में था। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद जो है वो कौन सा था। ठीक। तो जो जितनी भी डायनेस्टीज ने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया है, तो इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट पोजीशन होती थी वो सुल्तान की होती थी। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में विजारत संस्था प्रतिष्ठा के निम्नतम बिंदु पर पहुंच गई थी। ठीक है। तो देखिए अभी जैसे हमने देखा कि सल्तनत काल में जो केंद्रीय प्रशासन होता था तो सुल्तान सबसे उसका प्रधान होता था। ठीक है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथों में होता था। ठीक। तो उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें मेनली 4 मंत्रियों को देखते थे, तो उसी में से एक होता था दीवान विजारत। ठीक है। तो बेसिकली इसका जो अध्यक्ष होता था वो वजीर, यानी कि उसको प्रधानमंत्री भी कई बार कहा जाता था। ठीक है। तो ये होता था। ठीक। तो जो तुगलक काल है इसमें देखेंगे तो ये मुस्लिम विजारत की जो संस्था ये है इसको स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोवेस्ट पीरियड यानी कि लोवेस्ट पॉइंट कह लीजिए, है ना, कि विजारत के संस्था का जो निम्नतम बिंदु है यानी कि निम्न काल किसको कहा जाता है, तो वो बलबन के शासनकाल पे जो ये विजारत की संस्था काम की उसको बोला जाता है। ठीक। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, सबसे हाईएस्ट और लोवेस्ट। अगला है कि मसाहत का अर्थ क्या है। ठीक है। तो ये टर्म देख लीजिए, टर्म से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सल्तनत पीरियड में ही जो लैंड मेजरमेंट होता था, है ना, भूमि की पैमाइश, इसको टर्म को यूज करते हैं। इसके लिए मसाहत जो वर्ड है इसको यूज करते थे। मंगोलों ने सबसे पहले किसके समय में आक्रमण किया। ठीक है। तो भारत में देखेंगे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में हमारा यहाँ जब से शुरू हुआ तो इल्तुतमिश के दौरान जो है सबसे पहले मंगोलों का आक्रमण होता है। ठीक है। जैसे चंगेज खान वगैरह के बारे में आप पढ़ते हैं तो उससे ही संबंधित है। अगला है बलबन ने अपने राज दरबार में कौन सी पद्धतियां अपनाई थी। ठीक है। तो बलबन के टाइम पीरियड में उसने जो अपने कोर्ट में है ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन के जो मेथड्स थे उसको अप्लाई किया था। ठीक। फिर यहीं पे देखेंगे कि हक ए शर्ब जो है ये क्या होता था। ठीक। तो इन्हीं सब एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो हक ए शर्ब एक प्रकार का टैक्स होता था जो कि सिंचाई पे लगाया जाता था, है ना, जो इरिगेशनल टैक्स है इसको इस रूप में जानते थे। अगला देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है निम्न में से किस विषय से संबंधित है। ठीक है। तो ओजोन लेयर जो हमारी है उसको ये जो क्षय हो रहा था, ठीक है, तो उसको डिप्लीशन को रोकने के लिए ये इस प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। और यहाँ पे जो है अलग अलग जो है रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स लेते हुए धीरे धीरे फेज आउट करना है जो भी हमारे कह लीजिए तत्व रिस्पॉन्सिबल हैं ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए, है ना, उनको हटाने के लिए ये प्रोटोकॉल जो है इसको अपनाया गया था। ठीक है। वर्ष ध्यान रखिएगा कि 1987 जो है इसमें इसको जो है अडॉप्ट किया गया है। और ये फोर्स में कब से है ये हमारा प्रोटोकॉल, तो ये 1989 से है। अगला है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है किस वर्ष में प्रभावी हुआ था। ठीक। तो ये आपको पहले भी काफी डिटेल में पढ़ाया गया है इसी क्विज में ही। ये इंटर हुआ है हमारा जो है फोर्स में आया है 2005 से। ठीक है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आखिरी में क्वेश्चन का आपको आंसर ये बताना है कि ये जो है कब इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए। और फिलहाल इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।